इस तरह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं। इसका आगे वाला पोर्शन देखते हैं बेटा। जिस तरह से हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स देखे, कूलम्बिक फोर्स देखे, उसके जस्ट बाद हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखना स्टार्ट कर ली थी और हमने एक नाम निकाला था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरह से बेटा वहां पर हमने शब्द निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा वैसे ही हम यहां पर एक शब्द निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वेरी इजी बेटा, मैं शुरुआत से डिफाइन कर रहा हूं बेटा इसको, ऐसा नहीं कि बेटा मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूं। सुनना बेटा, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई सिस्टम ऑफ मासेस है, ये आपके पास बेटा कोई सिस्टम ऑफ मासेस है, इसके अंदर खूब सारा मास है और इसने आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितने बेटर, कितने बढ़िया ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रखे हैं। उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हम लोगों ने टर्म डिफाइन कर रखी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कि इस मास ने अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितने बढ़िया, कितने शानदार ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स क्रिएट कर रखे हैं। उन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को क्वांटिटेटिवली कोई नंबर देकर बेटा हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो नंबर देकर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट टर्म इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से अगर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से किसी पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स कम होंगे तो उसके कारण बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और किसी पॉइंट पर अगर मान लो कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट हुआ ही नहीं तो हम कह देंगे कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो सर कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा ऐसे डिफाइन करूंगा कि इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स जज करने हैं तो मैं एक काम करूंगा कि इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा मास रख दूंगा m0 और ये चेक करूंगा कि इस सिस्टम ऑफ मास ने इस पॉइंट पी पर m0 मास जो रखा है उस पर कितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है। अब जितना ज्यादा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ऑफ कोर्स इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन आप ये कहोगे कि सर इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम ऑफ मास डिसाइड नहीं कर रहा, ये m0 भी डिसाइड कर रहा है। भाई ये मास अगर दुगना हो जाएगा तो सर फोर्स दुगना हो जाएगा, ये मास 10 गुना तो ये ऑफ कोर्स फोर्स भी 10 गुना। तो एक काम करो, इसको बेटा इस मास, इस टेस्ट मास से डिवाइड कर दो। इस टेस्ट मास से डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म बची है ये जो टर्म बची है ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? अब ये m0 पर डिपेंड नहीं कर रही है, फोर्स m0 पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन मैंने जैसे m0 से डिवाइड कर दिया वो m0 वाला इफेक्ट तो कैंसिल हो गया और ये जो टर्म बची है ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है सिर्फ उसी का ही रोल रहेगा। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द टर्म विच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन दिस सिस्टम ऑफ मासेस, और ये वाली टर्म जितनी ज्यादा होगी ऑफ कोर्स सिस्टम ऑफ मास की वजह से इस पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतने ही ज्यादा भी होंगे। फेयर एनफ? तो आप कह सकते हो कि ये है हमारे पास एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बड़ा बात ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at point P due to system of masses, बड़ा बहुत सारे masses हो सकते हैं, due to system of masses is defined as gravitational force experienced by test mass per unit test mass, per unit test mass।
बेटा पर यूनिट टेस्ट मास मतलब बेटा इस फोर्स को टेस्ट मास की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो बेटा हमारा काम बन जाएगा। तो बेटा ये है हमारे पास बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। हालांकि इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बेटा मोर और लेस वही आ गई जो बेटा मेरे ख्याल से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, बस वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज था, बेटा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास है। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा अंतर है नहीं बेटा, बाकी सारी की सारी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी होगी, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा और बातें डिस्कस करते हैं इस बारे में, जितनी बातें हमसे हो पाएंगी बेटा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो चलो मैं यहां लिखता हूं, सुनना बेटा। पहली बात बेटा बताना, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है या स्केलर है? आप बोलो सर ऑफ कोर्स वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज गोइंग टू बी ए वेक्टर। तो आप कह सकते हो कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छी बात। क्या कह सकते हो और कोई बात? मास हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी m नॉट मास को अगर मैं किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रख दूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। मास हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए जिस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसी तरफ उस पर फोर्स लगेगा। तो आप कह सकते हो कि फोर्स जो है वो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ ही लगेगा। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में हो ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पॉजिटिव पड़ा है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लग जाएगा, चार्ज नेगेटिव पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग जाएगा। आई होप यू रिमेंबर दैट। मगर बेटा मास तो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए आपको बेटा यहाँ पर ये वाली चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली बात बेटा यूनिट देखो, आप बोलोगे सर वेरी इजी, यूनिट इज वेरी इजी, न्यूटन पर केजी। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी न्यूटन पर कूलम, ये है न्यूटन पर केजी। गुड। वो अलग बात है बेटा न्यूटन पर केजी इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मगर हम बेटा ये वाले यूनिट ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहीं ये एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो इसलिए बेटा हम इसको न्यूटन पर केजी लिखेंगे क्योंकि न्यूटन पर केजी लिखने से फील आती है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम थी वैसे ही ये न्यूटन पर केजी है। तो हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अवॉइड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर गलत है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सही है, बट हम थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन से दूर रहने की कोशिश करेंगे। सर डायमेंशन कैसे लिखूं? बेटा न्यूटन की तो डायमेंशन हम जानते हैं mL/t-2, केजी की डायमेंशन ऑफ कोर्स m से m कैंसिल, और ये बेटा मेरे ख्याल से हो गया L/t-2। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन की डायमेंशन में तो L/t-2 ही होती है। बेटा ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अच्छी बेटा सब निकाल लेंगे। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे निकालते बेटा जो हमारे काम के हो, बेटा कुछ फॉर्मूले ऐसे जो बेटा अपने काम के हो, अलग अलग चीज़ों की वजह से कितनी कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम निकालेंगे, याद भी रखेंगे, निकालेंगे भी और बेटा उनको हम याद भी रखेंगे। जैसे जैसे हाँ सबसे पहले एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। बेटा किसी पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, एंड यू नो इट वेरी वेल कि सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है। अगर एक बार ये हो गया फिर तुम्हारे बहुत सारे काम ऐसे निपट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा सुनिए, ये मेरे पास कोई m मास का पार्टिकल है और इस m मास के पार्टिकल के कारण मुझे यहां से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट p है, वहां पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस m मास के कारण। अब इस पॉइंट P पर कोई मास रखा हो या ना रखा हो, इस m मास की वजह से तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। हाँ, अगर मैं इस P पॉइंट पर कोई और मास m0 रख दूंगा तो ऑफ कोर्स उस m0 मास पर फोर्स भी लग जाएगा।
लेकिन m नॉट मास ना हुआ तब भी m मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड तो है, लेकिन उसे निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट P पर एक छोटा सा मास रखना पड़ेगा m नॉट, इसे हम टेस्ट मास कहेंगे। ये m मास का पार्टिकल इस m नॉट मास पर फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ। तो ऑफ कोर्स इस m मास ने यहां पर जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रखी है अंदर की तरफ। उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन तो आप बोल चुके हो कि इट इज रेडियली इनवर्ड्स, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी दिस ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। बेटा पर यूनिट टेस्ट मास, बेटा व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स? आप बोलोगे सर पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स इज m नॉट अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाई m नॉट। बेटा m नॉट कैंसिल, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई है, और बेटा कितनी वैल्यू आ गई है? gm अपॉन r स्क्वायर। सर वहां पर kq अपॉन r स्क्वायर आई थी, यहाँ पर gm अपॉन r स्क्वायर। बेटा बिल्कुल सही बात है। यही नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स मतलब बेटा ऐसे है बेटा पोजीशन वेक्टर, और ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे। कोई बच्चा कहता है सर वेक्टर फॉर्म में बताओ, बेटा बताएंगे। अगर आप मुझसे यही ग्रेविटेशनल फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड तो है gm अपॉन r स्क्वायर। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन r वेक्टर की तरफ नहीं है, r वेक्टर के अपोजिट है। r वेक्टर के अपोजिट बताने वाला जो यूनिट वेक्टर है उसको हम शायद बेटा माइनस r कैप लिखते हैं। माइनस बेटा बाहर निकालो, gm r क्यूब r वेक्टर। ले बेटा r कैप कैन रिटन एज r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। बेटा माइनस साइन क्या बता रहे हैं कि r वेक्टर है ऐसे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ऐसे। आप बोलो से बिल्कुल सेम फॉर्मूला आया है जैसे हमारा पॉइंट चार्ज की वजह से था, सिर्फ इतना सा फर्क है कि वहां पर k था, यहाँ पर माइनस g है, वहां पर q था, यहाँ पर m है। बाकी सब बिल्कुल वैसा का वैसा है। हो सकता है कि बेटा मैं बार बार इस तरह से ना निकालूं और अगली बार ऐसे बोल दूं कि बेटा अपन ने कर रखे हैं सवाल यार, है ना, मैं ऐसे बोल भी सकता हूँ। चलिए बेटा ये रहा हमारा पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए बच्चे चलिए बेटा मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बेटा। इस तरह का सवाल बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करा चुका हूं, बट बेटा आप इसे कर सकते हैं। आपके पास बेटा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहां कहीं बेटा मेरे पास एक कैपिटल M मास है 0,a पर। यहां पर कहीं बेटा मेरे पास एक कैपिटल M मास है 0,-a पर, और यहां कहीं बेटा कोई पॉइंट P है x एक्सिस पर x,0 पर। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। बेटा पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। बताएंगे बेटा इस m मास की वजह से इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ऐसे, रेडियली आउटवर्ड्स नहीं बेटा, रेडियली इनवर्ड्स, और उसकी वैल्यू होगी gm अपॉन यहां से तक डिस्टेंस का स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट कि डिस्टेंस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स। ये a है, ये x है, तो ये आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसी तरह से ये m मास जो है ये बेटा इस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगी बेटा, लेट्स दैट इज E। इसकी वैल्यू भी बेटा कितनी होगी gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट दोनों की वैल्यू बड़ा सेम है, इसलिए मैंने बड़ा दोनों को ही ई लिख दिया है। लेट्स बेटा दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू थीटा। एज यू कैन सी दैट कि बेटा ई के दो कंपोनेंट आएंगे,
बेटा इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा आपका वो ई साइन थीटा आएगा, इस ई का भी इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो ई साइन थीटा आएगा, और ई का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो ई कॉस थीटा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इधर की तरफ आएगी और उसकी वैल्यू होगी 2e cos थीटा। तो आप कह सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2e cos थीटा, दैट इज 2 टाइम्स बेटा ई बोलना, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है gm अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बड़ा बेस है x और हाइपोटेनस है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर बड़ा एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, बड़ा बोलना कितनी वैल्यू आ गई है, 2gmx अपॉन बड़ा क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बड़ा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई है। ये जो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आई है, हम चाहें तो बड़ा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ भी बना सकते हैं। ये तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, आनी भी चाहिए बेटा। एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाला पॉइंट है, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, ग्रेविटेशनल फील्ड 0। यही पॉइंट बड़ा अगर इन्फिनिटी पे होता तो x बहुत बड़ा हो जाता, x बहुत बड़ा होता तो इस एंड के कारण बड़ा वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आती बहुत कम। भाई फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है बहुत बड़ी तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी 0, इसके कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0, इसके कारण भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0, 0 0 को ऐड करोगे क्या आएगा 0। तो आप कह सकते हो कि अगर x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हुई तो ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा ईजी लिख दो यार, ई से बड़ा वो फील आती है कि ना, तो आप कह सकते हो कि आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड लगभग 0। तो बड़ा ये साइन लगा दिया, इसका मतलब टेंडिंग टुवर्ड 0 की तरफ जा रहा है। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो बड़ा पक्की बात है कि पहले बड़ा होगा और फिर घटा होगा, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड आई होगी सबसे ज्यादा। हम निकाल भी सकते हैं कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज्यादा आएगी। वो निकालने के लिए आप कह सकते हो कि सर मुझे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो मैं dE/dx करूंगा और उसको 0 कर दूंगा। बड़ा करना जरा dE/dx, 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट किया तो a बड़ा एक्स स्क्वायर की पावर 3 तो नीचे आ गया, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो वैसे का वैसा, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 3/2 बड़ा बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बेटा कितना डिफरेंशियल का आएगा इसका हाफ, खत्म नहीं हो बेटा, इनटू इसका अंदर वाले का डिफरेंशियल बेटा क्या आएगा 2x मल्टीप्लाइड विद बेटा जो पहले से x रखा हुआ है। व्हाट डू यू वांट बेटा, वी वांट इट टू बी 0। इसको 0 करने के लिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेटा वो एक तो बड़ा रूट तो कैंसिल हो गया, दैट इज 3/2 टाइम्स, 3 भी कैंसिल हो गया, दैट इज 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। बड़ा x की वैल्यू शायद आ गई बड़ा प्लस माइनस a/रूट, बड़ा x की वैल्यू प्लस a/√2 और बड़ा x की वैल्यू माइनस a/√2। यहां पर बड़ा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यहां पटक दोगे तो वो वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आप मुझसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ पूछोगे तो मैं बोल दूंगा कि बड़ा ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पहले बढ़ेगी बड़ा फिर घटेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी a/√2 पर। एक्स की बड़ा वैल्यू इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक्स की वैल्यू 0 बड़ा तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक्स की वैल्यू नेगेटिव पर बेटा ये कहानी है, बस इतना सा फर्क है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसको पॉजिटिव दिखा दिया तो इसको फिर नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे। और ये वाला बड़ा पॉइंट कौन सा आपका माइनस a/√2। तो ऐसे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा कहाँ कैसे कैसे वेरी कर रही है। फेयर इनफ।
ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बेटा हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली है, बाकी बेटा हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं, है ना, सबको देखते हैं, सब कुछ देखना चाहिए। नेक्स्ट इज बेटा हेडिंग लिखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। बेटा आपके पास यूनिफॉर्म रिंग है और उसके कारण बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं, अभी निकालते हैं बेटा। आपके पास बेटा ये रिंग, ठीक है, इसका मास बेटा m है, रेडियस r है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, तो आप कह सकते हो कि सेंटर पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 ही होगी। बेटा कारण आप जानते हो, जितना डीएम मास इधर उतना डीएम मास इधर, इस डीएम मास ने इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई इधर, इस डीएम मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड लगाई इधर, दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा कैंसिल हो जाएंगी, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाएगी। ऐसे बेटा तुम सारा का सारा निकाल सकते हो कि हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जो डीएम मास होंगे वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे, और सेंटर पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सॉरी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 आएगी। लेकिन कोई हमसे एक्सिस पर पूछ ले, सोचेंगे बेटा ये रिंग बेटा इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ी बेटा, ये इसकी एक्सिस ऐसे, इसका मास m है, रेडियस बेटा r है, और सेंटर से x डिस्टेंस दूर बेटा मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी। करते हैं बेटा कोशिश, मैं बहुत ही नीट आंसर नहीं निकालना चाहता हूं बिकॉज इट इज जस्ट रिपीटेशन यार, ऐसे काम ने इलेक्ट्रो में भी किया था, अब बार बार बेटा ये थोड़ी करते रहेंगे। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा मास लिया बेटा, लेट से डीएम मास, बेटा उस डीएम मास के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी छोटी सी, जिसको मैं डी ई लिख दूं बेटा, और उसकी वैल्यू होगी जी, इसका मास है डीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये एक्स है ये आर है, तो ये डिस्टेंस आएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से इसके जस्ट सामने अगर कोई डीएम मास है तो ये डीएम मास भी बेटा ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा। मेरा लिखने का मन नहीं है, मैं इसको भी डीई लिख देता हूँ। जितना मास ये बेटा उतना मास ये, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, तो जितना ग्रेविटेशनल फील्ड ये उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड ये। सर मुझे पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो बेटा ऐसे जोड़ो। आप इस बात को बेटा देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल अगर थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा, डीई का साइन था, डीई का साइन था कैंसिल, और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी इस तरफ। जो बड़ा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो आएगी 2DE का cos थीटा, 2 टाइम्स DE, DE इज G dm अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस इज x एंड हाइपोटेनस इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो तो ऐसे छोटी छोटी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के उनको जोड़ दो, तो बड़ा नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई है 2 बाहर, g बाहर, x भी बड़ा कांस्टेंट है, और नीचे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। वेरी बड़ा सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, dm। लेकिन dm 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 लेते 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 पूरा मत इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि तूने जो बड़ा 2DE लिखा है ना, उसमें ये जो 2DE का कोस्टा लिखा है, इसमें तूने ये भी देख लिया है और ये भी देख लिया है, डायमेट्रिकली अपोजिट दोनों पॉइंट हो गए। तो पूरी रिंग कवर करने के लिए सिर्फ यहीं तक आना जरूरी है, सिर्फ यहीं तक आना जरूरी है, ठीक है ना। यूं चलते 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 सामने वाला पॉइंट उसके साथ आ ही चुका, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, 0 से m/2 आधी रिंग को इंटीग्रेट करना है। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई है 2gx, बड़ा dm का इंटीग्रेशन m आएगा, लिमिट 0 से m/2, तो बड़ा m/2, नीचे बड़ा मेरे पास आ गया r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बड़ा कितना 3/2।
ले बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी बढ़िया वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस बेटा इतना अंतर है कि रिंग के पास अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ करता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, आपकी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी है। फॉर्मूला बेटा वो का वही है, वहां पर था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और बेटा यहाँ पर जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बेटा आपका सवाल है, ये बेटा आपका सवाल है। आई होप दैट्स ओके। बड़ा बड़े आराम से हम इस तरह का सवाल निपटा सकते हैं। सवाल तो बेटा क्या है, ठीक है, फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन चलिए बेटा पहला दूसरा फॉर्मूला ही है तो मैंने एक बार हल्का से डिराइव कर दिया, जिससे आपके मन में एक कन्विक्शन भी आ जाए कि हाँ यार सर कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, जो हमने पढ़ रखा है मोर और लेस उसी का ही रिपीटेशन टाइप ही है। बेटा अगेन आपका एक्स अगर बहुत छोटा हुआ तो बहुत नियर पॉइंट पर, रिंग के बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दोगे, उसकी पावर 3/2 बड़ा आर क्यूब लिख दोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना। अगर मैं कहूं बड़ा बहुत फार अवे पॉइंट पर निकालना है, बड़ा एक्स बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं बेटा, अगर बहुत फार अवे पॉइंट पर अगर निकालना है तो उस टाइम एक्स बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 बड़ा क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3, एक एक्स ऊपर, तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दूर वाले पॉइंट पर निकालोगे तो बड़ा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें भी अगर एक्स टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो गया तो दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0। सर बिल्कुल नजदीक वाले पॉइंट, सेंटर पर बेटा पहले से 0 आ चुका है, एक्स को 0 रख दो, तो सेंटर पर आप देख चुके हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी 0 आ रही, सेंटर पर भी 0 है, इन्फिनिटी पर भी 0 है, तो बड़ा बीच में पहले बड़ी होगी बड़ा फिर घटी होगी, बड़ा वही कहानी वापस से, चाहो थोड़ा वापस से डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा डिफरेंशिएशन तो जैसा पहले थोड़ा वैसे वापस से है। तो अगर कोई बच्चा मुझसे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ पूछेगा तो आई विल से कि बड़ा ग्राफ विल बी लाइक दिस। बड़ा मैक्सिमा कहाँ आएगा, r/√2 पे और माइनस r/√2 पर भी आएगा। बस बेटा रिंग का r/√2 इधर वाला पॉइंट है, माइनस r/√2 इधर वाला पॉइंट है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर, दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर है, बाकी कोई और अंतर नहीं है। फेयर इनफ। बड़ा इतनी सी बात हम समझ गए, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो में मैंने बेटा आप लोगों को है ना एक सवाल करवाया था यार, एसएचएम का सवाल करवाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सवाल करवाया था ग्रेविटेशन के अंदर, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशन नहीं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब एग्जैक्टली वही सवाल कराना तो हल्का सा बड़ा बोर कर सकता है, तो मैं हल्का सा सवाल को चेंज करके आप लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन अगेन बेटा सवाल थोड़ा सा टफ तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, बट ठीक है अपन कर लेंगे, तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा, ठीक है कर लेंगे बेटा। सुनिएगा, आपके पास ये एक रिंग है ऐसे, इसका मास है m1, रेडियस है r, और बड़ा ये यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास है, बढ़िया बात है। इससे बहुत कम डिस्टेंस से दूसरा एक m मास का पार्टिकल है, सॉरी बड़ा m2 मास का पार्टिकल है, जो बड़ा एक्सिस पर x डिस्टेंस पर है। हमें ये बोल रखा है कि x की जो वैल्यू है बड़ा r के सामने बहुत छोटी है, बड़ा डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए थोड़ा दूर दिखा दिया, बड़ा बाकी x है बहुत छोटा, ठीक। दोनों को बड़ा हम लोगों ने रिलीज कर दिया, सुना बेटा आपने, दोनों को रिलीज कर दिया। हमने जो सवाल इलेक्ट्रो में किया था उसमें हमने इसको फिक्स रखा था, इस बड़ी वाले को फिक्स रखा था, इस बड़ा ये फिक्स नहीं है, दोनों को रिलीज कर दिया, और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कोई फोर्स है ही नहीं बेटा, है ही नहीं।
तो अब होगा क्या, ये आपका जो बड़ी वाली रिंग है ना, ये भी फ्री टू मूव है, ये बड़ा फ्री टू मूव है। पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि होगा क्या, फिर बाद में मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। पहले एक बार हल्का सा मोशन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सुनिए बेटा, क्या क्या होगा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, सुनो बेटा, ये रिंग, इसकी एक्सिस पर ये एम मास का पार्टिकल, रिंग ने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है ऐसी, तो इस एम मास पर फोर्स आएगा ऐसे, जो इस पर फोर्स आएगा ऐसे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस रिंग पर वही फोर्स आएगा ऐसे। और रिंग हम जानते हैं कि बेटा फ्री टू मूव है, तो रिंग दौड़ेगी, ये m1 मास इधर दौड़ेगा, तो ये m2 मास की रिंग इधर दौड़ेगी, तो ये m मास दौड़ते दौड़ते इधर आएगा, तो m1 मास की रिंग इधर आएगी और m2 मास का पार्टिकल इधर आएगा, और चलते 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 यूं आएंगे। कभी ना कभी m1 मास की रिंग के सेंटर पर आपका m2 मास का पार्टिकल आ जाएगा। इस टाइम पर रिंग के पास जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी और पार्टिकल के पास इधर होगी, और दोनों ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके बाद अब वेलोसिटी घटने वाली है। सुनना बेटा कैसे, जस्ट इसके बाद आपकी रिंग बेटा वो इधर निकल जाएगी और पार्टिकल इधर निकल जाएगा। जैसे इधर पार्टिकल निकला, रिंग की वजह से एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड है इधर, तो यहां पर बेटा ग्रेविटेशनल, इस रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है इधर, तो इस m मास के पार्टिकल पर फोर्स है इधर, वेलोसिटी है इस तरफ, तो लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, और ऑफ कोर्स इस पर फोर्स है इधर, तो रिंग पर भी फोर्स है इधर, तो दोनों की वेलोसिटी लगातार घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, सॉरी दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो क्या वहीं पड़े रहेंगे? नहीं, ये रिंग जो है ये m मास के पार्टिकल को यूं खींच रही है और ये m मास का पार्टिकल रिंग को यूं खींच रहा है। इस कारण से फिर से बेटा रिंग इधर आएगी, रिंग इधर आएगी, रिंग इधर आएगी, रिंग आएगी, और पार्टिकल इधर आएगा। दोनों बेटा अगेन रिंग चलते 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 यहाँ पहुँच जाएगी, पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगा, और पार्टिकल जैसे सेंटर पहुँचेगा इस टाइम पर अगेन पार्टिकल की और रिंग की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्टिकल इधर जाएगा, रिंग इधर जाएगी। अगेन बेटा रिंग जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगी वो ऐसे, फोर्स क्रिएट करेगी ऐसे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी होगी इस तरफ, फोर्स होगा इस तरफ, वेलोसिटी होगी इस तरफ, एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, लगातार दोनों की वेलोसिटी घटेगी घटेगी, कहने की वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ऐसे ऐसे बेटा ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। रिंग बेटा फिक्स नहीं है, रिंग भी मूव कर रही है, और रिंग अगर मूव कर रही है तो बेटा आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, रिंग भी एसएचएम कर रही है और पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है या ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो सिचुएशन बड़ा टफ तो है ही, बट वी कैन डू इट। इसमें हल्के फुल्के बड़ा सेंटर ऑफ मास वगैरह कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे। अगर आपको नहीं भी आते हो तो टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा सब, है ना। और इसी बहाने सीखेंगे, ऐसे थोड़ी कि बेटा अपन कुछ ऐसे रैंडमली बोल देंगे ना कि बेटा कर लेना। मैं सब बोल दूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मेरे किसी बच्चे को ना आता हो तो मुझे बोलने में कौन सा टाइम लगता है, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मैं तो बोल दूंगा। तो इसलिए आप मन में ये मत सोचना कि यार सर ने कितना टफ सवाल पकड़ लिया, एसएचएम इसमें लग रहा है, सेंटर ऑफ मास इसमें लग रहा है, सर कैसे कर पाएंगे हम लोग। कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं अपने आप बोल दूंगा, इसी बहाने वो बात किसी बच्चे को नहीं आती होगी तो वो भी सीख जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो सुनना बेटा, सवाल ये है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ देयर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा देयर मतलब दोनों के ही सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। दोनों का टाइम पीरियड सेम आएगा, मैं समझा रहा हूं बेटा कैसे। सुनना बेटा, दोनों शुरुआत में रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। दोनों की ही वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है ना। पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर ये तो है जो रिंग पर इधर लगा और पार्टिकल पर इधर, बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है, इक्विवेलेंट अपोजिट है, कैंसिल हो गया, नेट जीरो आ गया। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस बात का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब हमेशा जीरो ही रहेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगी, इस बात का मतलब ये कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई
तभी दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो होना जरूरी है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी लेफ्ट होगी तो दूसरे की राइट होगी, ऐसा होना जरूरी है। एक बात और पता लगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। सर ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ ये है कि एक जना लेफ्ट गया होगा तो पक्की बात है दूसरा जना राइट गया होगा। m1 मास का पार्टिकल अगर x1 डिस्टेंस राइट गया होगा तो m2 मास का पार्टिकल x2 डिस्टेंस लेफ्ट गया होगा, और इनमें रिलेशन आना जरूरी है कि m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बेटा दो चार बातें आपको याद रखनी है। हो सकता है मोस्टली बच्चों को याद भी हो कि सर क्या फालतू बातें कर रहे हो आप, ये सब पता है हमें। जिनको पता है बेटा वो चल रहे हैं, बेटा बाकी लोग मेरी बातें सुनते रहे। तो चलिए बेटा, अब कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आएगा। अब क्या क्या कहानी है सुनते हैं बेटा। हम मान लेते हैं कि कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा यहां कहीं होगी, जब आपकी रिंग चलते 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 इधर आ गई है और आपका पार्टिकल चलते 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 इधर आ गया। ऑफ कोर्स रिंग इधर जा रही है v1 वेलोसिटी से, मास है m1, और पार्टिकल इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v2। हम कभी नहीं कभी बेटा ये v1 v2 भी निकाल लेंगे, ऐसा हम कमजोर नहीं अपन लोग, वो भी कर लेंगे, लेकिन अब निकालना नहीं है। इसके बाद क्या होगा, रिंग इधर जाएगी, पार्टिकल इधर जाएगा। जैसे पार्टिकल इधर जाएगा रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी तो वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इधर, लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जीरो, कहीं ना कहीं बड़ा रिंग की वेलोसिटी भी जीरो। फिर रिंग इधर आएगी, पार्टिकल इधर आएगा, लगातार बड़ा यूं ऑसिलेटरी मोशन करते रहेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद मान लेते बेटा कहानी ऐसी होगी कि जो बेटा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी बेटा वहां से रिंग चली गई हल्की सी इधर और पार्टिकल चला गया इधर। m2 मास का बेटा ये आपकी शुरुआत, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, वहां से m2 मास का पार्टिकल चला गया लेफ्ट और m1 मास की रिंग चली गई है x1। ये बेटा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये इधर आ गया x2, ये इधर आ गया x1। ठीक है बेटा, इस m2 मास के पार्टिकल पर फोर्स देखो कितना है। आप बोलोगे सर इस रिंग के कारण m2 मास के पार्टिकल पर फोर्स आएगा इस तरफ F2 और इसी कारण इस पर इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा A2। काश बेटा ये F2 लिख पाऊं, लिख देंगे। पार्टिकल 2 पर जो फोर्स आएगा वो आएगा इस पार्टिकल का तो मास m2 मल्टीप्लाइड बाई रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा मैंने उसको E1 लिख दिया है। मास किसका 2 का, ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी 1 की, तो मास ऑफ 2 इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ 1। इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण यहां पर बेटा बताना, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण यहां पर बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरे बच्चे बोलेंगे फॉर्मूला होता है G mx, मास बेटा इसका m1x, x मतलब बेटा इसके सेंटर से दूरी, बेटा सेंटर से दूरी आप देख पा रहे हो कितनी है, x1 प्लस x2 gmx अपॉन बेटा r स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये x1 x2 बहुत छोटे हैं। भाई ये x से छोटा था तो ये x1 और x2 भी तो छोटे ही होंगे, और अगर ये छोटे होंगे तो इस फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं G m1 m2 x1 प्लस x2 अपॉन बेटा r के सामने x1 प्लस x2 छोटा है तो नीचे बेटा मैंने लिख दिया कि आर स्क्वायर प्लस दिस, बेटा इसको आर स्क्वायर ही रहने दो, इसके सामने बहुत छोटा है इससे निपटा दो, आर स्क्वायर की पावर 3/2 ले बेटा, नीचे आर क्यूब आ गया। बच्चे बोलेंगे सर आपने बहुत ही बढ़िया किया, लेकिन पार्टिकल 2 पर लगने वाला जो फोर्स है,
पार्टिकल 2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल 2 का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इक्विलिब्रियम से, और इक्विलिब्रियम से इसका डिस्प्लेसमेंट हम देख पा रहे हैं कि कितना है x2। सर ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट होता है तभी एसएचएम होता है। सर यहां पर तो x1 प्लस x2 है, काश x1 ना होता, सिर्फ और सिर्फ x2 होता तो मैं एसएचएम प्रूव कर पाता। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इक्विलिब्रियम पोजीशन से m2 मास के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x2 है। हमारा एसएचएम कंडीशन क्या होती है? एसएचएम कंडीशन होती है कि फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से m2 मास के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x2, तो दिस फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। बट इन दिस केस x1 भी है और x2 भी है, काश x1 ना होता। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स्ड है, और सेंटर ऑफ मास अगर फिक्स्ड है तो m1x1 इज इक्वल्स टू m2x2, और यहां से बड़ा मेरे पास फोर्स ऑन पार्टिकल 2 आ गया है gm1m2 अपॉन r³ इनटू x1 को क्या लिख सकता हूं बेटा? x1 को मैं लिख सकता हूं क्या बेटा? m2x2 अपॉन m1 प्लस x2। बेटा इट कैन रिटन एज g m1 m2 अपॉन r³। बेटा ऊपर मेरे ख्याल से m1 प्लस m2 आ गया होगा इनटू x2 अपॉन m1 से m1 कैंसिल। पार्टिकल 2 पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई है gm2 अपॉन r³ इंटू m1 प्लस m2 इंटू x2। बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन का हल्का सा कॉन्सेप्ट याद करो। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? मेरे ख्याल से तो वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर दिया, इसका मतलब एसएचएम है बेटा, वो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर चुके हैं कि x1 प्लस x2 r से बहुत छोटा है, एंड फोर्स ऑन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। इट मींस दैट पार्टिकल 2 इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो बेटा हमने प्रूव कर दिया है कि f2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 and it means that particle must perform simple harmonic motion। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया बात है। लेकिन आप कहोगे सर टाइम पीरियड, बेटा अगला स्टेप, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 इज gm2 m1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन r⁻³ बेटा फोर्स ऑन पार्टिकल 2 इज ऑलवेज मास ऑफ पार्टिकल 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2। m2 कैंसिल हो गया, और पार्टिकल 2 का जो एक्सेलरेशन है बेटा मेरे पास आ गया, पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन इज g m1 प्लस m2 अपॉन r⁻³ इंटू x2। ले बेटा हमारे एसएचएम की बेसिक कंडीशन आ गई है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 इज समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2। बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2, तो बेटा दिस समथिंग मस्ट बी योर ओमेगा का स्क्वायर। जैसे बेटा ओमेगा का स्क्वायर आ गया, हम बड़े आराम से बोलते हैं कि एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है रूट ऑफ g m1 प्लस m2 अपॉन r⁻³, या फिर बेटा टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ ऊपर g टाइम्स m1 प्लस m2। लो बेटा बढ़िया सवाल निपटा दिया अपन ने यार। ऐसा ही सवाल बेटा हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछ लें यार, जो पहले वाली रिंग थी बेटा वो मान लो कि वो सवाल में फिक्स थी और बोलते हैं फिक्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फिर उस केस में आपकी रिंग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी और पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। रिंग फिक्स होगी तो पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन तो बहुत आसान था, लेकिन रिंग अगर फिक्स ना हो तो कैलकुलेशन बड़ा हल्की सी टफ है। बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि बेटा दोनों पार्टिकल अगर इस तरह से एसएचएम कर रहे हो तो सवाल कैसे करते हैं। हम इन बातों को बड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक हार्मोनिक ऑसिलेटर नाम से एक अलग हेडिंग लगा के भी पढ़ते हैं,
बट तब भी बेटा तब भी सवाल करते तो बेटा ऐसे बताता ना, ऐसे नहीं कि कुछ अलग बताता, तब भी बिल्कुल ऐसे कैसे बताता। तो आई होप बेटा बहुत सारे बच्चों को इस तरह का फंडा क्लियर हो गया होगा कि इस तरह का सवाल आए तो उसको कैसे मैनेज करना है। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा, ओह सॉरी, आगे चलिए बेटा, चलिए बेटा, आई होप है ना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, आप लोग बेटा समझ गए होंगे इस बात को ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। बेटा किसी यूनिफॉर्म डिस्क के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे लिखते हैं, कैसे देखते हैं उसको, आइएगा। आपके पास बेटा एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ऐसे, ये बेटा इसकी एक्सिस है, जो इसका रेडियस है बेटा वो r है, मास से बेटा m, वो सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सिग्मा कह सकते हो कि सिग्मा इज बेसिकली मास पर यूनिट एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। यहां से x डिस्टेंस दूर बेटा हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, निकालते हैं बेटा। बेटा निकालने का मन है नहीं, मैं बेटा पहले बोल दूं कि कैसे निकाला था बेटा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी बेटा, r डिस्टेंस पे जाओ कट लगाओ, फिर r प्लस डी आर पे जाओ कट लगाओ, और रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, फिर उस r के बेटा वैल्यू को वेरी कर दो 0 से लेके कैपिटल R तक, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस डिस्क के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सिस पर आएगी ऐसे, ऑफ कोर्स मास की तरफ, इसकी वैल्यू होगी बेटा। अब बेटा मैं तो ना वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ बेटा जो मैंने आपको पहले वहाँ पर सिखा रखा है। फॉर्मूला बेटा मैंने आपको ये सिखा रखा था कि अगर ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। आई रियली होप बेटा आप लोगों को याद होगा कि बेटा ऐसे फॉर्मूला याद कर रखा था, है ना, ऐसे याद कर रखा था। सिग्मा बेटा वहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया था, यहाँ पर सिग्मा मतलब बेटा मास पर यूनिट एरिया। बेटा एप्सिलॉन नॉट, अरे बेटा एप्सिलॉन नॉट मेरे ख्याल से 1/4 पाई के होता है बेटा। यहां पर मैं एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दूंगा बेटा, मैं 1 एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा 4 पाई जी, सर माइनस जी लिखो बेटा। माइनस सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ, इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा पसंद नहीं हो बेटा, मुझे तो पसंद है, आपको ना पसंद हो तो आप बोलते हैं कॉस थीटा इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस, that is x upon root of r square plus x square। तो नंबर वन आंसर आ गया 2 पाई g सिग्मा 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बेटा दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क। बेटा डिस्क के कारण ये रही आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने जानबूझ कर ऐसा लिखा कि आप लोग बेटा ये सोच सको कि हाँ यार सर को भी याद नहीं है, सर भी ना बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, हम भी निकाल लेंगे, हमें भी अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेटा सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला ना पसंद हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिग्मा को लिख दो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा। वी विल हैव वन मोर फॉर्मूला नॉट टू रिमेंबर ऑब्वियसली, है ना बेटा। पाई से पाई कैंसिल और हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2gm अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर बेटा 1 माइनस कॉस थीटा जैसे आपको अच्छा लगे, दैट इज बेटा 2gm अपॉन आर स्क्वायर ठीक है बेटा। ये बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़िया है बेटा, क्या दिक्कत है, अच्छा ये बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड याद बेटा, ठीक है मेरे ख्याल से आपको हो ही जाएगा, कोई इसमें इतना इश्यू है नहीं बेटा।
तो किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क के कारण बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी लाइक दिस। बेटा देख सकते हो जैसे जैसे एक्स लगातार बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड लगातार घटेगी। ठीक है, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू 0 पर बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इज 2gm/r²। फिर लगातार बेटा जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी। तो आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस एक्स कोई ग्राफ पूछ लें तो एक्स की वैल्यू 0, तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, उसके बाद लगातार घटती जाएगी घटती जाएगी। x इक्वल्स टू 0 मतलब बड़ा डिस्क के बिल्कुल नजदीक तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है 2gm/r²। फेयर इनफ। चलिए बेटा नेक्स्ट, बड़ा अगला डिस्क हो गया बेटा। नेक्स्ट इज होलोस्फीयर। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलो यूनिफॉर्म स्फीयर। बेटा होलोस्फीयर बोल दो या स्फेरिकल शेल बोल दो, एक ही बात है। आपके पास बड़ा एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है। अंदर वाले पॉइंट पर आई रियली होप